अच्छा एक मिनट सुखबीर जी तब तक एक मिनट सुखबीर भाई एक मिनट विदु रावल से मैं आपके सवालों का जवाब विदु रावल से जरा लेता हूं, तब तक आप जरा सोचकर बताइएगा कि कौन सी रेल बिकी है, कौन सा डिब्बा बिका है, उन्होंने आपसे पूछा है। विदु जल्दी से एक छोटा सा काउंटर, उसके बाद मैं अमित जी के पास जाऊं। विदु रावल आपको भी भेज दूंगा। भेज दूंगा नहीं सर, अभी बता दीजिए ना, दर्शकों को पता चल जाएगा। मुझे अकेले भेजेंगे, मुझे अकेले पता चलेगा। अरे सुखबीर भाई मुझे अकेले बता के क्या करेंगे, दर्शकों अभी बता देंगे ना, तो दर्शकों को भी पता चल जाएगा ना भाई। आपको तमाम जो दर्शक सुन रहे हैं उनको भी पता चल जाएगा ना, मुझे अकेले जानकारी देके क्या करेंगे। अब जवाब ले लेता हूँ, अब जरा जवाब ले लेता हूँ उनसे, उसके बाद मैं अमित जी के पास जाऊंगा। प्रोफेसर विदु लाल किला नहीं बेचा क्या, बंदरगाह नहीं बेची? अरे भाई फिर वही ऐसे नहीं। मेरे माता पिता ने मेरा नाम रखा विदु रावल। चलिए देखिए, जब ये मणिपुर की बात कर रहे थे तो मुझे लगा मणिपुर की बात करते करते धीरे धीरे संदेश खली तक भी पहुंचेंगे, लेकिन कितनी पीड़ा की बात है, संदेश खली का जिक्र भी नहीं किया इन्होंने। एक बार आप बीच में नहीं बोलो। देखो आपको पता है ना, आपको अच्छा चोरी करने के लिए आते हैं, इसका मतलब चोरी करने आते हैं, आपको पता है ना, ये आपका धीरे उधेड़ूंगा, आपको पता है ना, इसलिए नहीं बोलेगा। क्या दर्शक समझते हैं मैं बिना बोलूं, मैं नहीं बोलूंगा तो भी दर्शक समझते हैं। मुझे आप रोक नहीं पाओगे भाई, दर्शक समझते हैं, इसलिए आप जमानत जब पार्टी इसलिए हैं। अरे मैं क्या कह रहा हूं, आपकी गंदी आदत है। मुझे फोन लगाकर ना, अपनी भड़ास मुझे फोन लगाकर निकाल देना डिबेट का समय। कोई जरूरत नहीं है। आप तो फिर क्यों यहाँ डिबेट का समय क्यों नष्ट कर रहे हो? क्यों नष्ट कर रहे हो? आपके बारे में अरे भाई आप और आपकी पार्टी के बारे में। अरे सुखबीर भाई एक मिनट भाई, अरे यू आर डबल जीरो क्या मतलब है इसका? कोई मतलब नहीं, तार्किक बात रख करिए ना। अगर व्यक्तिगत कोई भड़ास है तो उनको फोन लगा लीजिएगा, वो कह रहे हैं। अभी यार डिबेट का टाइम बर्बाद मत किए दोनों लोग प्लीज। हो गया सुखबीर भाई, हो गया भाई, हो गया। जैसे बोलिए विदु। मणिपुर की इन्होंने बात की। देखो हम सब जो है राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता हैं, साथ साथ हमारी एक सामाजिक जिम्मेदारियां भी है। हम जो बोलते हैं उसमें प्रमाणिकता होनी चाहिए। देश के सुखबीर भाई कहीं शुरू हो गया। ऐसे नहीं भाई, ऐसे नहीं प्लीज, नहीं ऐसे नहीं सुखबीर तंवर प्लीज, सुखबीर तंवर नहीं, ये तरीका ठीक नहीं है। सुखबीर तंवर ये तरीका ठीक नहीं है प्लीज। यहां पर सुरेश रोड भी बैठे हुए हैं, अमित जी भी बैठे हुए हैं, वो भी बीच में बोल सकते थे। सुखबीर तंवर प्लीज, ये आपकी पार्टी का मंच नहीं है कि आप भाषण देंगे अकेले। हो गया सुखबीर तंवर, अगर आपको ऐसे ही चर्चा करनी है तो प्लीज, बाकी लोगों का भी टाइम है, उनका टाइम वेस्ट मत करिए आप। तो आप क्यों बोल रहे हैं बीच में? आप क्यों बोल रहे हैं बीच में? अगर वो बोलेंगे तो मैं आपत्ति करूं और आप बोलते जाएं, ये तरीका ठीक नहीं है। नहीं, ये आपका व्यक्तिगत तौर पर मैं कह रहा हूं, ये तरीका ठीक नहीं है। मैं बार बार कहता हूं कि एक दूसरे पर काउंटर करिए, लेकिन छोटा काउंटर हो। ये भाषण मत दीजिए बैठ के यहां पर। कोई भाषण नहीं है, भाषण ही आपका, बात करिए। आपकी पार्टी का मंच नहीं लगा यहां पे, भाषण देंगे आप। डोंट बी पार्शियल, कोई भाषण नहीं है। दोबारा रिवाइंड करके सुन लेना। सुनिए सुखबीर तंवर, ये लेना सुन लेना इस तरीके से मुझसे बात मत क्या करिए प्लीज। मैं सम्मानजनक तरीके से बात करता हूं, सम्मानजनक तरीके से आमंत्रित करता हूं। सलीके और तरीके में रहकर बात किया करिए। पूरा सही तरीका है, बिल्कुल कह रहा हूं गलत तरीका है, बिल्कुल गलत तरीका है। अगर प्रोफेसर विदु रावल बीच में बोल रहे हैं, मैं उनको टोक रहा हूं, लेकिन आप बीच में भाषण देते रहेंगे। कोई भाषण नहीं है, भाषण ही आपका। एक पॉइंट नहीं रख पाए आप। रेल का कौन सा डिब्बा बिका है बताइए, चलिए बताइए, रेल का कौन सा डिब्बा बिका है बताइए। और नहीं तो माफी मांग लीजिए, झूठ बोलने की माफी मांग। रेल का कौन सा डिब्बा बिका है, किसने खरीदा है बताइए। है जानकारी, मुझे व्यक्तिगत मत भेजिएगा, यहां बताइए इस प्लेटफॉर्म पे। देखिए नहीं, अगर जानकारी है तो दिखाइए, भाषणबाजी मत करिए प्लीज। झूठ मत बोला। एक मिनट विदु रावल एक मिनट आप बताइए। अमित जी नहीं है, और अमित नेहरा जी, भाई सुरेश रोड ने और सुखबीर तंवर ने मुद्दे गिनाए। मुझे लगता है कि बीजेपी को भी पता होगा कि इन मुद्दों के आधार पर विपक्ष हमें घेरेगा, वो चाहे सिंगल दल हो या गठबंधन वाला हो। क्या बिना इन मुद्दों का जवाब जाने बीजेपी ये नारा लगा रही है? प्रोफेसर विदु रावल ने अपनी बातों में स्पष्ट कर दिया कि असल में चुनाव तो है, सरकार में आना जाना वो अलग विषय है, लेकिन बीजेपी इस पूरे चुनाव को असल में केंद्रित राष्ट्रवाद पर कर रही है, 370 पर कर रही है, राम मंदिर पर कर रही है। ये अभी भी 15 लाख का जुमला लेकर बैठे हैं।
देखिए अतुल, मैंने तो पहले ही क्लियर कर दिया था कि विपक्ष जो है वो नीतियों की आलोचना तो करता है सरकार की, लेकिन अपना रोड मैप नहीं दे रहा है। भाई उनको ये डिलीवर करना चाहिए कि हम आए तो ये करेंगे, हम एमएसपी पे क्या करेंगे, हम रेल पे क्या करेंगे, हम सुधार क्या करेंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? पे आलोचना करना ठीक है, एक हद तक भाई आप आलोचना कर सकते हैं, लेकिन आप विजन तो दो, अपना विजन दो, तभी जनता आप पे विश्वास करेगी। ठीक है ना? दूसरी बात एक ये भी है कि दर्शकों को हम ये भी बताना चाहेंगे, ठीक है 1947 में देश आजाद हुआ था, तो आज यहाँ तक आए हैं तो सिर्फ एक पार्टी का योगदान नहीं है, इसमें सभी पार्टियों का योगदान है, सभी सरकारों का योगदान है, चाहे थोड़ा हो या बहुत हो। तो उसमें ये भी नहीं कह सकते हम एक तरफ कि एक ही पार्टी ने हमें यहाँ तक लाया है, तो इसको समझना होगा। तीसरी बात ये है, बात वो है कि जो जीता वही सिकंदर होता है। भाई जो अपना अच्छी तरह मार्केटिंग कर लेगी पार्टी, वही जीतेगी, इसमें चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। एक और भी है जो आज का असल मुद्दा है कि 370 और 400 वाला। तो एक मुझे ये लगता है कि बीजेपी काफी हद तक अपना जो प्रभाव क्षेत्र है भारत में, हिंदी भाषी बेल्ट जिसको बोलते हैं, हिंदी भाषी पट्टी, तो उसमें सैचुरेशन पे काफी हद तक आ चुकी है। काफी जो स्टेट्स हैं उसमें पूरी की पूरी सीटें जीत चुकी है बीजेपी। तो इनको दक्षिण में देखना पड़ेगा कि कितना फैलाव कर सकते हैं। 370 अगर जीतनी है तो दक्षिण में इनको सीटें जीतनी होंगी, लेकिन अभी तक मुझे लगता नहीं कि दक्षिण में बीजेपी की इतनी विश्वसनीयता बनी है। हालांकि प्रयास जारी है, तमिलनाडु तक जारी है, प्रधानमंत्री साउथ में काफी दिन लगाए प्रधानमंत्री ने, तो देखना पड़ेगा। एक और भी चेंज आया है देश की राजनीति में 1990 के बाद, जो राजनीतिक लड़ाई है वो अब निश्चित तौर पे विचारधाराओं की लड़ाई नहीं रही, अब वो सत्ता की लड़ाई बन गई है। पहले क्या होता था, तो बड़ा क्लियर कट होता था कि ये आदमी कांग्रेसी है, ये आदमी भाजपाई है। बिल्कुल सही बात। लेकिन अब ये नहीं पता कि सुबह आदमी कांग्रेसी हो तो शाम होते होते बीजेपी वाला हो जाता है, या बीजेपी वाला हो तो कांग्रेस का हो जाता है। तो ये एक विश्वसनीयता की कमी आई है हमारे नेताओं में। तो ये भी हमें एक देखना पड़ेगा एंगल कि क्या ये 370 या 400 विचारधारा की लड़ाई लड़के होगा या सत्ता की लड़ाई लड़के होगा। तो आप मेरा इशारा समझ रहे हैं? भाई सत्ता पक्ष में अगर बिठा लो तो आपके 370 भी हो जाएंगे, 400 भी हो जाएंगे, लेकिन विचारधारा की लड़ाई पे लड़के अगर ये जीता जाए मोर्चा तो वो एक दिलचस्प होगा देखना। जी अतुल, सही बात। प्रोफेसर विदु रावल, एक छोटा सा काउंटर, उसके बाद मैं सुरेश जी के पास जाऊं। जिस बात का जिक्र अमित जी ने किया, मैं उसी बात पर आने वाला था कि एक तरफ राजनीतिक लड़ाई आपकी अलग अलग दलों से है, वो है, लेकिन अब जब रणनीति की बात आती है तो हर एक पार्टी की अपनी रणनीति होती है। उत्तर भारत को लगभग आपने टच कर लिया और दक्षिण भारत की समस्या आपके लिए बनी हुई थी। पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के दौरान जो पूजा पद्धति प्रक्रिया संत महात्माओं ने बताई थी, उसका निर्वहन किया, अलग अलग जगहों पर गए प्रधानमंत्री, वो भी एक मैसेज दे गया। दूसरा, पिछले दिनों में जो रैलियां खासतौर से साउथ बेल्ट में हो रही, आपको लगता है कि हां सही दिशा में वहां पर आप हिट कर पाएंगे अगर ये नारा आपको पूरा करना है तो? निश्चित तौर पर हम देखें कि आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और अटक से लेकर कटक तक किस प्रकार पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई भी क्षेत्र आप उठा लीजिए, हर जगह जो है मोदी सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में उभर रहे हैं। मोदी जी को सुनने के लिए जिस प्रकार से जो लोग आतुर हैं। हम कर्नाटक का चुनाव हार गए, मैं वहां पर प्रभारी के नाते कुछ दिन रहा, यानी 1 महीने के करीब रहा। जब मोदी जी टुमकुर के अंदर आए, टुमकुर जिले के अंदर आए, उनकी रैली के अंदर इतनी बड़े उत्साह के साथ आम लोग देखना चाह रहे थे। ठीक है, कहीं ना कहीं संगठन बनते बनते एक लोकप्रिय नेता जो है बहुत हद तक एक मंच तक लेकर आता है, अपने विषय लेकर आता है, और फिर संगठन जो है उस टायर के अंदर जो चलती हुई हवा है, टायर के अंदर हवा डालकर, ट्यूब के अंदर हवा डालकर साइकिल को आगे चलाती है। तो इसी नाते से हम ये जानते हैं, जब आप कहते हैं कि उत्तर के अंदर हम सैचुरेशन पर आ गए, तो ठीक नहीं है। हम उसको भी अपने आप को अपबीट कर रहे हैं। हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर अगर 29 में से केवल हम 28 सीटें जीते थे, और मैं केवल बड़े केयरफुली बात कह रहा हूं, आज 29वीं सीट छिंदवाड़ा के अंदर भी जो है भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने जा रहा है।
अगर उत्तर प्रदेश में 2 सीटें हुआ करती थी, जो कांग्रेस 2 सीटों पर सिमट गई थी, गढ़ माने गए थे, पिछले चुनाव में अमेठी से भागने को मजबूर हो गए राहुल गांधी जी। इस चुनाव में जो है श्रीमती सोनिया गांधी जी रायबरेली से भागने को मजबूर हो गई। ये क्यों भाग रहे हैं? इन्हें पता है कि राइटिंग इज ऑन द वॉल, राइटिंग ऑन द वॉल है। एक बात से जरूर मैं जो है असहमत होता हूं, अपने वरिष्ठ पत्रकार साथी जो है उन्होंने कहा कि विचारधाराओं की लड़ाई नहीं साहब, ये विचारधाराओं की लड़ाई। एक विचार है भारत को परम वैभवता के शिखर पर पहुंचाने का, जो भारत को श्रेष्ठ बनाने का विचार है, जो भारत के लिए तन मन धन जीवन से समर्पित जो भाव है, एक भाव वो है। दूसरा भाव है एन केन प्रकरण किस प्रकार से भी भारत को कमजोर करके भी अगर सत्ता मिलती हो तो ले लूं। मुझे याद है अटल जी की वो पंक्ति जब वो कहते थे ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। मोदी जी जो है आज जब देश की बात करते हैं तो देश सर्वप्रथम रखते हैं, देश के लिए काम करते हैं, और ये दिखता है। ये केवल जुमले या मार्केटिंग नहीं है। जब आपने मार्केटिंग की बात कही है तो मार्केटिंग का एक सिद्धांत है, सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत है कि आपका प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए। इसलिए तो राहुल गांधी को बार बार ये लॉन्च करते हैं और लॉन्च पैड टूट जाता है। कितनी बार लॉन्च कर चुके हैं कांग्रेस वाले, लेकिन लॉन्च पैड टूट जाता है। लेकिन वहीं पर जो है हम देखते हैं कि किस प्रकार प्रमाणिकता है। अगर मैं कहता हूं कि 50 करोड़ से अधिक जनधन खाते खुले हैं तो ये देश इसको आगे खड़ा होकर बताता है कि बिल्कुल खुले हैं। अगर मैं ये बात कहता हूं कि 70,000 किलोमीटर से अधिक जो है हाईवेज बने हैं तो वो देश देख के बताता है। 50,000 किलोमीटर से अधिक जो है इलेक्ट्रिफिकेशन, अगर बिजली की तारें बनी है तो वो देखकर उसमें कोई छल कपट नहीं है। किस प्रकार से हमने देश को आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखा और हर प्रकार से कर रहे हैं। आज अगर दुबई के अंदर भी, आज अगर यूएई के अंदर भी जो है हम देखते हैं कि हमारी संस्कृति का ध्वज जो है वहां पर खड़ा होता है, आज वहां पर भी एक मंदिर बनता है, तो ये हमारे सामने की बात है। अगर आप देखकर चीजों को नकारना चाहे तो गुड लक टू यू। लेकिन मैं एक छोटा सी जो है टिप्पणी जरूर उस बात पर करना चाहूंगा, क्योंकि हम लोग राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, हम लोगों का अपना मन भी है, हम समाज के अंदर रहते हैं। तो जब मेरे विपक्षी साथी जो है बड़े पैशनेट तरीके से मणिपुर की बात कर रहे थे तो मुझे लगा कि मणिपुर से आगे वो कहीं ना कहीं संदेश खली तक भी पहुंचेगी। देखिए अतुल जी, संदेश खली की जो घटना है ना वो कंपेरेबल नहीं है किसी भी घटना से। ये मतलब कहीं सोच नहीं सकते कि नहीं। ठीक बात है। देखिए मैं बार बार यही कहता हूं विदु भाई, आपसे भी कह रहा हूं, बाकी मेहमानों से भी कह रहा हूं कि जब मुद्दे उठेंगे तो मुद्दे का जवाब दिया जाएगा। बीजेपी अपनी तैयारी में रहेगी, एनडीए अपनी तैयारी में, और इंडी केवल 10 सेकंड मुझे इस विषय जल्दी से, बहुत जल्दी से, बहुत संक्षिप्त में। मैं ये देखिए, मणिपुर की घटना की बात हुई, 2 समुदायों की लड़ाई थी वहां पर विषय था। उनमें से एक समुदाय ने एक जगह पर कोई घटना की जो हम सबको शर्मसार करती है। प्रधानमंत्री जी के खिलाफ यह अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए। प्रधानमंत्री जब लोकसभा में खड़े होकर उस मणिपुर वाले विषय पर बोल रहे थे, इनमें से कोई मौजूद नहीं था। लेकिन मैं बहुत पेन के साथ कहता हूं, अभी भी समय है आपकी डिबेट के अंदर, आप इन 2 प्रवक्ताओं के मुंह से संदेश खली निकलवा नहीं पाएंगे। ये भाजपा और कांग्रेस का एक सीधा सा विभाजन अगर रेखा करनी हो ना, ये स्पष्ट चरित्रों के विभाजन की